हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग BEE को पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको BEE का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। उसमें BEE में जो भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि BEE में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो कि पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर और ITI वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ वे बच्चे जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अपितु ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आगे इनको भी चल के जब कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होगा तो इनके लिए भी अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे सबसे पहला चैप्टर आपको विद्युत की मूलभूत अवधारणा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको बैटरी एंड सेल के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद DC सर्किट के बारे में पढ़ना है। फिर इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, फिर कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर AC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहली वाली क्लास में बता दिया था। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विद्युत की मूलभूत अवधारणा, यानी मूलभूत अवधारणा का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी बच्चे जो है कोरोना की वजह से क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं और जो है उनको जब भी विद्युत के बारे में पढ़ना होगा तो वे कहीं ना कहीं जो है इंटरमीडिएट करके या हाई स्कूल करके डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं। उनको थोड़ी सी चीज़ें या थोड़ी सी यहाँ पर सहूलियत की ज़रूरत पड़ेगी कि शब्दों को बहुत ही सावधानीपूर्वक और आसानी से उनको बताया जा सके कि उनको समझ में आए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको विद्युत की मूलभूत अवधारणा यानी जो हमारे विद्युत होती है या आप उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यह पैदा कैसे होती है, इसके पीछे का फैक्टर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना है। लेकिन तो इसको देखने से पहले जो हमारी विद्युत का नेचर होता है, जो विद्युत का स्वभाव होता है, ये किस पदार्थ के लिए कैसा होता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में जानना है क्योंकि जब भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट कहीं से फ्लो होती है तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए और मीडियम हमारा जो भी हमारे मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो मीडियम का काम करते हैं। प्रत्येक पदार्थ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको एक मटेरियल यानी पदार्थ की बुक भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है जिसमें आपको बताया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पदार्थ, जो पदार्थ होता है यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जो सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अणु कहते हैं। और अणु से ही मिलकर हमारा बनता है परमाणु यानी एटम बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये परमाणु है। तो आप ध्यान देंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम लोग अणु कहते हैं और अणु से मिलकर हमारा क्या बनता है, परमाणु बनता है। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर पदार्थ क्या होता है, अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है, इसके बारे में थोड़े से और चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए पदार्थ यानी हम इसको मैटर कहते हैं। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, यानी प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका एक निश्चित भार होता है, यानी जिसका एक निश्चित भार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की डिफिनीशन। पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, यानी वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका एक निश्चित भार होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ से और आप क्या समझते हैं, जैसे दोस्तों आप अगर कहिए कि मेरे पास कोई लकड़ी है, वह भी आपके पदार्थ की तरह ही काउंट होगी। कोई आपके पास प्लास्टिक है, वो भी क्या है, पदार्थ है। कोई आपके पास कोई लौह मटेरियल है, वो भी क्या है, पदार्थ है। तो ये पदार्थ अलग अलग नामों से जानते हैं। पदार्थों का आगे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ किस तरह के होते हैं। आगे हम लोग जो है पदार्थों के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आपको पढ़ना है कि हमारे चालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो है पदार्थ
वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका एक निश्चित भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग अणु कहते हैं। यानी जो भी हमारे पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था की बात करें दोस्तों, तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था पाई जाती है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस होती है। जैसा कि आपको लिखा गया, पदार्थ की जो 3 अवस्था मुख्य रूप से होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। लेकिन तो यहाँ पर जो है प्लाज्मा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, इसका खोज जो है 1920 ईस्वी में इरविन लैंगम्यूर ने की थी। तो ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, बोस, आइंस्टाइन, कंसेट, ये पदार्थ की हमारी 5वीं अवस्था होती है। तो मुख्य रूप से हमारे जो पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों, ठोस अवस्था में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे आप देखे होंगे कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं जो है, जिसका एक निश्चित भार हो, एक आकार हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिरेमिक हो गया, हमारे पास लोहा, किसी भी लौह मटेरियल की हम लोग बात करते हैं, सोना, चांदी, पत्थर, ईंट, सीक, सरिया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। वहीं पर लिक्विड में आपका जितने भी हमारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे किरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है या कोई ऑयल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव। और जो हमारे गैसियस रूप में जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, उन्हें हम लोग ये पदार्थ की तीसरी अवस्था कहते हैं। जैसे हमारा मीथेन गैस है या क्लोरीन गैस है, सल्फर गैस है। तो अलग अलग टाइप की गैसें होती हैं, जो कि गैसों के बारे में भी हमको पढ़ना है कि कुछ गैसें हमारे चालक होती हैं, कुछ कुचालक होती है, कुछ अर्धचालक होती हैं। तो ये जो होती है 3 अवस्था होती है। प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है दोस्तों। और जो है यहाँ पर बोस, आइंस्टाइन, कंसेट, ये पदार्थ की हमारी 5वीं अवस्था होती है। दोस्तों, एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखिए, अणु को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण क्या हो, विद्यमान हो। यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो दोस्तों, अणु यानी मॉलिक्यूल की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि पदार्थ के वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो। इसका क्या मतलब है कि जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि आपने शरबत बनाया और शरबत का एक बाल्टी या जो है कई ड्रम आपने शरबत बना दिया है, लेकिन तो शरबत का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप लेकर चखेंगे तो उस थोड़े से भाग में, थोड़े से हिस्से में वे सारे गुण, वो सारी प्रॉपर्टी विद्यमान होगी जो कि पूरे बाल्टी या पूरे ड्रम में शरबत रखा होगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ है दोस्तों कि जो पदार्थ के अणु होते हैं, ये छोटे पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। सभी गुण विद्यमान होने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी गुण का मतलब हर पदार्थ अपने गुण धर्म के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई अच्छा चालक होता है, कोई अच्छा कुचालक होता है, कोई अच्छा अर्धचालक होता है। ये चालक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी तरह से अर्धचालक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुचालक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और कोई हमारे जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये सबके गुणधर्म और सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। इसलिए ये अणु जो होते हैं, उसका जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसको अणु कहते हैं, और पदार्थ के सभी गुण इसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यह पदार्थ देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अणु है तो ऐसा नहीं कि वह किसी के साथ क्रिया करके ही रहेगा, वह स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। क्रिया करने का मतलब ये है कि जैसे कोई पदार्थ है, कोई जैसे हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है या आयरन है या कोई और चीज़ें हैं जो कि कोई एक या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनी है। लेकिन तो जो अणु होते हैं यह किसी से क्रिया भी नहीं करेंगे और प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं। तो ऐसे आपको अणु के बारे में ध्यान देना है। वहीं पर आपको परमाणु देखना है दोस्तों। परमाणु क्या होता है?
किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सके परमाणु कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट परमाणु के बारे में आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक परमाणु मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। प्रत्येक परमाणु जो होते हैं किससे बने हैं? प्रोटॉन से, आपका न्यूट्रॉन से तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगली बात कि इन्हीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन को हम लोग पदार्थ के मूल कण कहते हैं। मूल कण यानी किसी भी पदार्थ का जो मूल कण होते हैं उसे वह किन से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एटम के बारे में आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक परमाणु का यानी प्रत्येक एटम का अपना नाभिक होता है दोस्तों। अपना क्या होता है? नाभिक होता है। यहाँ पर आपको लिखा गया प्रत्येक परमाणु का अपना नाभिक होता है और इसी नाभिक में हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी नाभिक में प्रत्येक परमाणु का अपना नाभिक होता है और इसी नाभिक में हमारे क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी उसके बाहरी कक्षा में जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नाभिक के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नाभिक के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर नाभिक को हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब दोस्तों जो हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं प्रत्येक परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको नाभिक दिखाया गया है और इसी नाभिक के अंदर जो पदार्थ के मूल कण होते हैं जिसको हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर दीर्घवृत्तीय कक्षा, जो आपको यह कक्षा या ऑर्बिट दिखाई गई है, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे P क्या है, आप यहाँ पर देखिए P को हम लोग प्रोटॉन से प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं और N क्या है? हमारा न्यूट्रॉन है और E क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों किस में होते हैं? नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। तो ये हमारे दीर्घवृत्तीय कक्षा जो है इसमें हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे नाभिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको भी एज ए टीज याद होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर जो हमारे नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। दोस्तों ये बात आप ध्यान में देखिए, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और वह कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब का क्या होता है? धनात्मक चार्ज होता है प्रोटॉन पर। वहीं पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब का जो है नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर हमारे कोई चार्ज नहीं होता, यानी हमारे न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से तीन चीज़ें आपको तो अति महत्वपूर्ण हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि प्रोटॉन एक जो होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होते हैं, वहीं पर हमारे इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होते हैं और हमारे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और ये कितना चार्ज होते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रोटॉन पर हमारे प्लस जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब का हमारा जो होता है धनात्मक चार्ज होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो अब यहाँ से आपको और कुछ चीज़ें देखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg
होता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है दोस्तों। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी ये जो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg जो कि हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इतना ही द्रव्यमान हमारा न्यूट्रॉन का भी होता है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के अंदर जो होते हैं बराबर होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भी नाभिक के अंदर बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, नाभिक के बाहरी जो नाभिक के बाहर जो कक्षा होती है उसको हम लोग ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, KLMN इस तरह की संख्या से हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं ऑर्बिट में, इन्हीं कक्षा में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में भरने का जो क्रम होता है वह 2n² से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि K कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और N कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अगर n बराबर हम लोग कितना रखें, एक रखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा की अगर हम लोग बात करें तो 2 दूना के 4 यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 यानी दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों जहाँ n क्या होती है, कक्षा की संख्या होती है, जहाँ कक्षा को हम लोग KLM और N इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए जो है नाभिक का व्यास, यहाँ पर लिखा गया नाभिक का व्यास कितना होता है। नाभिक का व्यास दोस्तों 10⁻14 मीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का व्यास, व्यास का मतलब यह होता है कि नाभिक, ये जो सर्कुलर टाइप का शेप आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो कितना है, तो नाभिक का व्यास 10⁻14 मीटर होता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन का व्यास जो होता है 10⁻15 मीटर होता है। एक चीज़ें और आप ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी अगर आपसे पूछा जाए, ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनके बीच की दूरी कितना होती है, तो 2 से 3 फर्मी मीटर होती है। ये भी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कितना होती है, 2 से 3 फर्मी मीटर होती है। उसके साथ साथ अगर एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पर, जैसा कि नोट में आपको लिखा गया है, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु विद्युत का उदासीन होता है या विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्योंकि जितने हमारे प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं। सेम जितने, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रोटॉन पर जितने चार्ज हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का जितना हमारे प्रोटॉन पर चार्ज है, उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्लस और माइनस मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। यानी हमारा जो परमाणु होता है या जो हमारा एटम होता है वह विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक परमाणु जो होते हैं विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नोट में और दूसरी बात लिखी गई, ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों। यह जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको डॉटेड दिखाया गया ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से अगली कक्षा में हमारे 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में एक खास बातें आपको याद होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के एकदम बिल्कुल पास है और कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से बिल्कुल दूर है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होते हैं दोस्तों, उनके पास नाभिकीय ऊर्जा यानी एक प्रकार का न्यूक्लियर फोर्स होता है और इसी फोर्स की वजह से नाभिक से बंधे होते हैं। तो
इन इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियर फोर्स बहुत अधिक होता है, यानी नाभिकीय ऊर्जा बहुत अधिक होती है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो इनका जो ऊर्जा स्तर होता है वह कम होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखा गया है, नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा स्तर तथा अधिकतम नाभिकीय बल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होता है उसके पास जो होता है उतना अधिक नाभिकीय बल होता है, और उसके पास एनर्जी यानी उसका जो ऊर्जा होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन तो इसका जस्ट उल्टा जो है, नाभिक से जितने दूर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के साथ खिंचाव या नाभिक के साथ उसका न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल उतना ही कम होता है, और उसके पास जो होती है ऊर्जा स्तर उतना ही अधिक होती है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होता है उसको थोड़ी सी ऊर्जा, अगर बाहर से कोई ऊर्जा हम लोग देंगे तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर जो है किसी दूसरी कक्षा में चला जाता है। इसका कारण यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास होते हैं उनको मुक्त करने के लिए कक्षा से हमें उतना अधिक क्या होता है ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो है नाभिकीय बल के द्वारा उतना अधिक जुड़े होते हैं नाभिक के साथ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास होते हैं वो उतना ही नाभिकीय बल के द्वारा नाभिक से जुड़े होते हैं, और उनके पास ऊर्जा स्तर उतना ही क्या होता है कम होता है। और दूसरी बात, अगर आप इसका जस्ट अपोजिट बोलेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होते हैं उसके पास नाभिकीय बल उतना कम होता है और ऊर्जा स्तर उतना अधिक होता है। और ये जो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको थोड़ी सी ऊर्जा अगर मिल जाए तो ये अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता हुई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाकर इन सब सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के साथ साथ जो है आने वाले समय में जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे या कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कहीं किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एज ए टीज आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करना चाहता हूँ कि नाभिक क्या होता है। नाभिक जो होता है, प्रत्येक जो हमारे परमाणु होते हैं उनका क्या होता है नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या लगाते हैं चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, दोस्तों नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और जो हमारे प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह भी न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए कि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे जो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर द्रव्यमान की हम लोग बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.11 × 10⁻31 kg होता है। तो ये दोनों द्रव्यमान अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था आपको, यहाँ पर देख लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों, अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान में 1840 से आप भाग लगाएंगे तो वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना अधिक होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान में 1840 से आप भाग लगा देंगे तो वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। वहीं पर मैंने बताया कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं उदासीन होते हैं, और नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा स्तर तथा अधिकतम नाभिकीय बल होता है। इसका जस्ट अपोजिट कि नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम नाभिकीय बल तथा अधिकतम ऊर्जा स्तर होता है। वहीं पर यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जो कक्षा होती है उसको KLMN से प्रदर्शित करते हैं, और कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n² से भरे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर अपने नोटबुक में मेंशन करिए, और आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अगर आप पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।